हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बीके ओझा तुम लोगों के पास ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग ये पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट जो तुम लोगों को क्लास हम लिए थे, काफ़ी समय के बाद तुम लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था बेटा, जिसके वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इसके बाद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए जिससे तुम लोगों को क्लास इंटरप्ट हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो इसके बाद अब हम कोशिश करेंगे कि वीकली कम से कम 2 से 3 क्लास तुम लोग को हम ले लें, ठीक है। तो जो भी है, पीछे की बातों को भूलते हुए हम आज ये पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। तुम लोग माइंड मत करना, थोड़ा सा सपोर्ट करो, और आप लोगों का सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए। और आप लोग थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। तो चलिए देखते हैं आगे इसका। हम लोग लास्ट में किए थे और स्टार्ट करना था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग से, ठीक है। तो इससे पहले हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर नोट्स सब अवेलेबल होगा। जो चैप्टर का हम जो पार्ट पढ़ाते जाएंगे उसका नोट्स सब आपको टेलीग्राम में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग प्रिंट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जो था, इसमें देखते हैं। देखिए, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। सबसे पहले याद रखिए, ब्रीदिंग जो होता है वो 2 स्टेज में होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब जो हम लोग सांस खींचते हैं अंदर, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है जो सांस हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। बाई विच द एल्वेलियर एयर इज रिलीज्ड आउट। मतलब इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग एटमॉस्फेयर से सांस को अंदर ले जाते हैं, और एक्सपायरेशन में एल्वेलियर एयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में अगेन निकल जाता है। तो ये 2 प्रोसेस मेनली होते हैं, 2 स्टेज होते हैं ब्रीदिंग में। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। देखिए बेटा, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेशर ग्रेडियंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो है वो मेनली जो है वह प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग को एक मतलब थोड़ा सा ये हट करके इसको हम डिटेल में तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग हट के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है इसमें, आपको एक लॉ समझना होगा। क्या चीज़? तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, ठीक है। तो एयर क्या होता है, एयर ऑलवेज ट्रेवल हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, पहला। और दूसरा इसका लॉ है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम लोग की इसमें कौन कौन मसल जो है वो इन्वॉल्व है,
डायफ्राम है, इंटरनल इंटरकोस्टल है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है। ठीक है, तो पहले इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो लंग्स के अंदर को बोलते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द लंग्स, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं 760 mmHg जो होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर की तरफ, जब सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। मतलब कि डायफ्राम कॉन्टैक्ट टू बिकम फ्लैटेंड एंड external intercostal muscle also contact, then volume increase in dorsoventral axis। कहने का मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस समय 760 होता है, तो पल्मोनरी प्रेशर जो होता है उससे कम होना चाहिए। तो पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है बेटा? पल्मोनरी प्रेशर उस समय 758 होता है। तो ये हो गया हम लोग का इंस्पायरेशन के समय। ठीक है, तो हम इंस्पायरेशन में ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और एक्सपायरेशन जब हम लोग करते हैं, मतलब सांस को जब हम छोड़ते हैं, उस समय क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है और प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो डायफ्राम क्या हो जाएगा उस समय? रिलैक्स हो जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसका? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का। तो पल्मोनरी प्रेशर उस समय 762 होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, 760 ही रहेगा। तो ये जो है, ये प्रोसेस से हम लोग को, ये यहाँ तक हम लोग को लिखा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डायफ्राम इज स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। मतलब ये ग्रेडियंट जो बोल रहा है, ये जो समझाए ना इसी के ऊपर। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber and anteroposterior axis. This contraction of external intercostal muscle lift up the ribs, जिससे हम लोग का सांस क्या होता है? फूलता है, और रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ, जो सांस टानते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ फूल जाता है। समझ में आया बेटा? तो यही मैकेनिज्म जो है वो समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume, and increase of pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which force air from outside to move into the lungs. मतलब इंस्पायरेशन यहाँ तक हुआ। अब रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. This leads to the increase of intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. मतलब एक्सपायरेशन में ये चीज़ है। ठीक है, of air from the lungs. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in abdomen. अब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को अगर हम लोग को लंबा करना है तो हम लोग को एब्डोमिनल मसल का इसमें यूज करना पड़ता है। अब ये क्या बात आ गया? ये फोर्स एक्सपायरेशन का मतलब वॉल्यूम इसमें क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, और प्रेशर जो है वह अत्यधिक बढ़ जाएगा। किसका? लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा? डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है उसको हम सिंपली समझा रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से सीखना समझना। ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर विच हेल्प इन द
असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। यहाँ पर एक तो चीज़ याद रखना कि डायफ्राग्म रिलैक्स रहेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स रहेगा और इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट होगा। उस समय एब्डोमिनल मसल भी कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं स्पाइरोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पाइरोमीटर। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये स्पाइरोमीटर। इससे रेसिड्यूअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग इससे मेज़र नहीं कर सकते हैं। क्या क्या बोले बेटा, याद रखो। स्पाइरोमीटर से हम क्या क्या मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी कैन नॉट मेजर बाय स्पाइरोमीटर। इससे हम लोग स्पाइरोमीटर से हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। अब आता है कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या है। पहला आता है बेटा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पिरेशन। मतलब नॉर्मल रिस्पिरेशन में हम लोग कितना एयर इंस्पायर करते हैं और कितना हम लोग एक्सपायर करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो टोटल वॉल्यूम होता है। ये अप्रॉक्स जो होता है वो दिया है कि 500 ml, दैट इज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप लोग साइड से नोट कर लीजिए, ये 500 ml जो एयर हम लोग लेते हैं इंस्पायरेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर 500 ml ऊपर लिख करके और इसको ना ऐसे दो तरह से बना लीजिए। एक तरफ लिखिए 150 ml और नीचे बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए। ये 150 ml जो होता है वह कंडक्टिंग जोन में ही रहता है, जो कभी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। ये एयर कभी एक्सचेंज नहीं होता है। और 350 ml जो होता है वह रिस्पायरेटरी जोन में रहता है। अच्छा, ये कंडक्टिंग जोन में जहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता है एयर, इस एरिया को हम लोग डेड स्पेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस, ठीक है। और रिस्पायरेटरी जोन जो 350 ml का है, इसको हम लोग एल्वियोलर वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आया टाइडल वॉल्यूम। अब इसके बाद आता है हम लोग का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV शॉर्टली बोलते हैं। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबली इंस्पायरेशन। जैसे हम लोग जो जोर से सांस खींचते हैं तो उस समय जो खींचते हैं वो एवरेज कितना होता है, 2500 से 3000 ml तक होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, इसको शॉर्टली बोलते हैं। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली, जो हम लोग सांस जोर से छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बताया अभी, एब्डोमिनल मसल भी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, याद रखना। तो जैसे हम लोग खूब जोर से ऐसे करके हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग का पेट का जो पोर्शन है वो क्या होता है, वो अंदर जाता है। तो ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जिसको हम लोग RV शॉर्टली में बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबली एक्सपायरेशन। दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जो हम लोग फोर्सिबली एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में कितना एयर बच जाता है, कितना एयर
रह जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, एडिंग अप ए फ्यू रिस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव वन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसे हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी ये यूज होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिलाकर के ही होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब जो एक नॉर्मल सांस लेने के बाद भी जो आदमी सांस ले सकता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब जो नॉर्मली हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो सांस छोड़ने के बाद भी जो हम लोग सांस लेते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, कितना सांस लेने के बाद कितना हम लोग सांस छोड़ते हैं, वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जिसको टोटल वॉल्यूम और इसमें ER भी होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। इसके बाद आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अच्छा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग लंग्स में बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें ER भी प्लस R भी दोनों होता है। ठीक है, अच्छा, टोटल ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये सब बहुत इजी है बेटा, इसको दिमाग में केवल रखना है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ in after a forced expiration. The include ERV, TV and IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after the forced expiration. कहने का मतलब है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन, मतलब जोर से सांस छोड़ने के बाद भी जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन जब ले सकता है, मतलब तो उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। दिस इंक्लूड IRV, TV एंड IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, RV, ERV और TV और IRV होता है। या तो वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला करके हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का था। इस पर कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। जैसा कि एक दो क्वेश्चन हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन फ्रॉम द लंग्स। और 4 ऑब्जेक्टिव तुमको दे देगा, जैसे IRV प्लस TV, IC, EC और VC, इसमें कौन होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो हो सकेगा तो हम तुम लोग को अलग से नोट्स में हम इसको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और नहीं तो जब हम ये टेस्ट लेंगे
तो उसमें इस पर हम क्वेश्चन बना करके देंगे तुम लोगों को। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे और नोट्स से इसको फॉलो करोगे, क्लियर हो जाएगा। जो नहीं समझ में आए पढ़ाते वक्त उसे नोट्स से फॉलो कर लोगे, नोट्स में दिया हुआ है। नहीं तो कमेंट में तुम लोग लिख कर बताओगे, तो कोई भी डाउट होगा, हम कोई भी क्लास लेने से पहले, लेक्चर से पहले पिछले जो हम पढ़ाए रहेंगे क्लास का, और जो डाउट रहेगा वो डाउट तुम लोगों को हम क्लियर करा करके ही अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसके लिए तुम लोग कभी भी मतलब पीछे मत हटना, कभी भी सोचना मत, जो भी ना समझ में आए उसे कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हमें समझ में आए कि मेरे बच्चों को क्या परेशानी हो रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक्सचेंज ऑफ गैस में देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। इसमें कुछ ये जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, एनसीईआरटी को डिटेल समझाने के लिए हम अच्छा से तुम लोगों को बता रहे हैं। उस चीज़ को ना तुम लोग ध्यान से फॉलो करते जाओ, ठीक है। ये बहुत ही इजी चीज़ है। ये एक्सचेंज ऑफ गैस में दो चीज़ के ऊपर तुम लोग को ध्यान फोकस करना होगा, अभी जो हम बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखो एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि एल्वोली में गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब एल्वोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा? बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को एक्सचेंज के लिए मतलब कौन कौन से फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, solubility of the gas as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion also important factor that can affect the rate of diffusion। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को ये दो चीज़ अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से कैसे समझेंगे, तो इसके नेक्स्ट पेज में एक फिगर दिया हुआ है बेटा, ठीक है। देखो तुम लोग को दिखा दें, हम वो फिगर को दिखा दे रहे हैं जस्ट। ये जो फिगर है यहाँ पर, ठीक है, ये फिगर को समझना है और इसको समझना है। ये टेबल को तो तुम लोग को तो रट जाना है, इससे बहुत सारे नीट का क्वेश्चन किया हुआ है। ये 2021 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तुम लोग देख लेना अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में नीट का। और इससे भी पहले 1995 में शायद में भी आया हुआ है, और 2003 में भी आया हुआ है। तो इस चार्ट को तुम लोग अच्छा से याद करना, ठीक है। तो हम जो पीछे बताए ना, ये रिस्पायरेटरी गैस का प्रेशर कैसा होता है, तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक 159 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का, और एल्वोली का 104। ब्लड में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है, तो 4095। ऐसे इसको याद कर लेना है बेटा, इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम तुम लोगों को समझा रहे हैं, ये जो लाइनिंग है कि सोलबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द डिफ्यूजन आर आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, पहले देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज़ दिया हुआ है, सोलबिलिटी ऑफ द गैस। सोलबिलिटी ऑफ द गैस जो है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला फैक्टर क्या है इसमें बेटा, तो पहला फैक्टर जो होता है वह सोलबिलिटी। तो सोलबिलिटी किस में? प्लाज्मा ऑफ ब्लड में, ठीक है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड में। प्लाज्मा जानते हो ना। और दूसरा फैक्टर क्या है? थिकनेस ऑफ द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। तो हम लोग जानते हैं कि सोलबिलिटी जो होता है वो गैसों का प्लाज्मा में अलग अलग होता है। हम लोग को 3 ठो गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होते हैं। तो ध्यान दो थोड़ा सा, हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम्स सोलूबल होता है, किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है।
और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह 200 से 250 टाइम्स सोलूबल होता है। तो सबसे ज़्यादा सोलूबल कौन हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ज़्यादा सोलूबल हुआ तो जल्दी वो घुलनशील होगा। सोलुबिलिटी का मतलब घुलनशीलता, तो घुलनशील कौन ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा सोलूबल होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बेटा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो स्टेबल होता है, वो टूटता नहीं है। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन अब तो कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन का हाई डिमांड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन डिफिशिएट हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को सफोकेशन फील होगा। ठीक है, और एक ऐसा भी समय आ सकता है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा कमी हो जाने से और पेशेंट का डेथ तक हो सकता है। तो ये पहला चीज़ है सोलबिलिटी। और दूसरी चीज़ जो है वो थिकनेस ऑफ रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। तो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है उसका थिकनेस कितना तक होता है? हम लोग का एनसीईआरटी कितना बताता है? तो लेस देन 1 mm। कितना होता है? लेस देन 1 mm। तो ये थिकनेस इतना कम क्यों होता है बेटा? ध्यान देना है, हम ये दूसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये दिया है ना, इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आल्सो इम्पोर्टेंट। क्या? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन की क्या थिकनेस कितना होता है? लेस देन 1 mm। तो ये इतना थिक क्यों होता है? क्योंकि जितना थिकनेस होगा, कम जितना थिकनेस होगा उतना डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो द थिकनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। मतलब थिकनेस जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा, और जितना डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो थिकनेस कम होगा। अच्छा, तो ये जो पहले हम लोग जान लें कि ये जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये इसका थिकनेस तो ये हो गया। ये बना किस चीज़ से है? तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वोली। और इसमें और क्या होता है? एसिलुलोर जो बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं, और एक होता है उसमें इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये तीन से मिलकर के बनाता है। सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम एल्वोली में दो टाइप का सेल होते हैं, न्यूमोसाइट टाइप 1 और न्यूमोसाइट टाइप 2। तो ये हो गया इसके थिकनेस ऑफ रिस्पिरेटरी का डिस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा, अब देखो उसके तुम लोग के अगले स्लाइड में एक नीचे फिगर दिया हुआ है जो एल्वोली का फिगर है, डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ एन एल्वोलस विथ पल्मोनरी कैपिलरी। जो पल्मोनरी कैपिलरीज के उसमें ये जो हम बताए ना वो सब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है कि ये प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय individual gas in mixture of gases is called partial pressure and represented by PO2 and oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Partial pressure of these two gases are atmospheric air in two sides of diffusion are given in the table 17.1 in the figure 17.3. The data is given table clearly indicated the concentration gradient for oxygen and alveolar blood and blood to tissue similarly. तो ये हम लोग को जो डाटा दिया हुआ है यही डाटा अभी जो बता रहे थे कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो होता है वह कितना होता है, ये रिस्पिरेटरी गैस का प्रेशर कितना कहाँ कब कैसे होता है वही दिया है कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना होता है, एल्वोली में कितना होता है, ब्लड के डीऑक्सीजनेटेड में कितना होता है, ब्लड के ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है, टिश्यू में कितना होता है। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पर हम जो अभी जो तुम लोग को समझाएं वो यहाँ पर देखो दिया हुआ है। ये यही डायग्राम के बारे में बोल रहे थे। ये डायग्राम में ये एल्वेली का एक मतलब सेक्शन डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ एन एल्वोलस दिया हुआ है। इसमें क्या है देखो, ये दिया है ना, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलरी वाल। यहाँ पर ये एल्वोलरी वाल का है, ये एल्वोलरी कैविटीज़ है, ठीक है। ये इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ये इंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। इसीलिए ये सब दिया है। और ये जो बीचों बीच में है ये बेसमेंट सब्सटेंस है। ये जो हमारा उंगली का निशान जो आ रहा है ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसा। और ये जो नीचे हुआ है ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है। ओके बेटा, तो यही दिया हुआ है। इसमें देखो जो हम समझाए वही लिखा हुआ है कि इसका सोलबिलिटी कितना होता है CO2 का 20 से 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन, यही सब लिखा हुआ है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अप टू 3 मेजर लेयर, स्क्वामस एपिथेलियम, एल्वेली, इंडोथेलियम, वही सब है बेटा। इसमें और कुछ है नहीं जो हम अभी समझाए तुम लोगों को, ठीक है। तो यही आज हम लोग का था, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं। तो इतना तक तुम लोग तैयारी करो। हम अगले 1 या 2 रोज़ में इतना तुम लोग का करते करते, क्योंकि जो भी पढ़ना है वो आराम से पढ़ना है और थोड़े थोड़े पढ़ो, लेकिन अच्छा से पढ़ो, समझ करके पढ़ो और क्लियरली पढ़ो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ना कि हम 18 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उसका फ्रूटफुल कुछ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो जितना पढ़ो, हमारे कहने का मतलब कि तुम 1 घंटा ही पढ़ो, हम तुमको 45 मिनट का ही क्लास ले, लेकिन उसमें तुमको कॉन्सेप्ट सिखाएं, तुमको अच्छा से समझाएं कि तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन बाहर से ना जाए। अगर बाहर से जाएगा भी तो उसको पकड़ने के लिए हम जो क्वेश्चन का सेट देंगे ना उससे पकड़ में आ जाएगा कि और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन का सेट तुम लोगों को देंगे। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में हमको बोलोगे और उसको हम नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले तुम लोगों के डाउट को क्लियर करा देंगे, जिसका जो डाउट होगा, और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ थैंक यू, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में अपने व्यस्त रहो। थैंक यू।